दोस्तों आज नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है धातु और अधातु। देखिए तत्वों को जो बांटा गया मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है नए केमिस्ट्री के अनुसार। जैसे धातु, अधातु और एक और होता है उपधातु। अब समझते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु तो आप सबने सुना होगा, धातु क्या होता है? जो कठोर, ठोस और जिसमें द्रव्यमान हो, इस सब क्या धातु कहलाता है। समझते हैं उसके भौतिक गुण के बारे में। धातु को पीटने पर टन और झनझन की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। दूसरा गुण, धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि धातु में क्या होता है? करंट पास करता है। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होती है, यानी कि धातु को क्या किया जा सकता है? बहुत लंबा तक खींचा जा सकता है। धातु का घनत्व उच्च होता है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। प्रायः सभी धातुएं कठोर होती है। धातुओं का द्रव्यमांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका मतलब हुआ कि धातु को गलाने के लिए क्या होता है? आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। आप समझते हैं धातु के रासायनिक गुण। धातु के अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु प्रायः धनात्मक होते हैं, यानी कि धातु के ऊपर क्या रहता है? मान लीजिए कि Na क्या है धातु, उस पर प्लस चार्ज रहता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि कैसा होता है? बेस होता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। चौथा, धातु सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती हैं। अगला समझते हैं धातुएं अपकारक होती है, यानी कि एक रिएक्टेंट होती हैं। अब समझते हैं अधातु के भौतिक गुण। अधातु के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि इसमें विद्युत और ऊष्मा क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, विद्युत करंट पास नहीं करता है। अधातु में भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब होता है वो जल्दी टूट जाता है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु के द्रव्यमांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इनके घनत्व निम्न होते हैं। अधातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि वे टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। अब समझते हैं इसके रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 एवं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु प्रायः ऋणात्मक होती है। लगभग क्या होता है? लगभग सभी अधातु ऋणात्मक होती है, यानी कि उस पर माइनस चार्ज आता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जितना भी अधातु के ऑक्साइड कैसे प्रवृत्ति होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला समझते हैं, अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है। अधातु के जो भी ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बना देती है। अधातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती। जो भी तनु यानी कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है उससे अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाती है। अधातु ऑक्सीकारक होती है। अगला समझते हैं द्विधर्मी या उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। देखिए, कुछ धातु के ऑक्साइड में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, जिन्हें उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब या द्विधर्मी का मतलब जिसमें दो गुण पाया जाता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण मौजूद हो। जैसे जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? ना अम्लीय है ना क्षारीय है, दोनों गुण पाए जाते हैं इसमें। धातु, अब एक विशेष नोट देखते हैं। धातु और अधातु परस्पर संयोग करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक का मतलब होता है जिस पर आयन हो, यानी कि चार्ज हो, प्लस माइनस चार्ज। अधातु और अधातु परस्पर संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। सहसंयोजक मतलब कि उस अपने अति बॉन्ड को शेयर करते हैं। धातु धातु परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब समझते हैं तात्विक अणु क्या होता है। अपने ही तत्व के परमाणु से मिलकर बने अणु को तात्विक अणु कहते हैं। क्या होता है? अपने ही तत्व से, यानी कि बहुत सारे तत्व अपने जैसे ही तत्व से मिलकर क्या बनता है? एक तत्व बना देता है, उसी को बोला जाता है तात्विक अणु। जैसे कि बहुत सारे हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ही बनाएगा। ये जैसे H2Cl2, Br2, ये क्या होता है? अपने ही तत्व से नया अणु बनाते हैं, उसको बोला जाता है तात्विक अणु। अगला है यौगिक अणु। दो भिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बने अणु को यौगिक अणु कहते हैं। जैसे KCl, NaCl, CH4 क्या है? एक यौगिक अणु है। अब समझते हैं निष्क्रिय गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस किसे कहते हैं। देखिए, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं उसे उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। यह पूर्णतः अस्थायी होता है। यह यौगिक नहीं बना सकता है। यह किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। अब समझते हैं अष्टक नियम, यानी कि ऑक्टेट रूल क्या है।
परमाणु में अपने ही इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति होती है कि बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाए, उसे अष्टक नियम कहते हैं। अब नोट समझते हैं। हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु के लिए उसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अगला समझते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे कि Na पर क्या होता है, एक चार्ज होता है, इसलिए एक बिंदु, Mg पर 2 बिंदु, Al पर 3 बिंदु, इस प्रकार दर्शाने बिंदु से जिसको बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। देखिए, कुछ आयनों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जैसे कि Cl माइनस को दर्शाने के लिए क्या 7 को बिंदु एक क्रॉस दिया ताकि पता चले कि माइनस चार्ज एक है। चलिए आप समझते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। यानी कि विद्युत धनात्मक का मतलब होता है कि जो आयन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी कि डोनेट कर दे, उसको बोला जाता है विद्युत धनात्मक। विद्युत ऋणात्मक तत्व किसे कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन में बदल जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। विद्युत ऋणात्मक का मतलब कि वो क्या करता है, आयन को ग्रहण करता है, यानी कि दूसरे अधिक तत्व से आयन लेता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विद्युत ऋणात्मक। आप समझते हैं रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणु को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। क्या होता है रासायनिक बंधन में, बहुत सारे परमाणु एक साथ जुड़ के एक अणु का निर्माण करता है, यानी कि बांध के रखता है, उसको कहा जाता है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन। आप आयनिक बंधन समझते हैं। जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 2 परमाणु के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तब उससे जो बंधन बनता है उसको क्या बोला जाता है, आयनिक बंधन बोला जाता है। जैसे Na प्लस Cl माइनस, इन दोनों का क्या होगा, ये एक चार्ज दिया तो ये माइनस ही प्लस है, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, NaCl, यानी कि दोनों जुड़ गया तो क्या बना गया, आयनिक बंधन। अब है वैद्युत सहसंयोजकता। किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए के द्वारा त्याग या प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे कि एक बंधन तत्व NaCl द्विबंध तत्व, एक बंध मतलब NaCl। जैसे देखिए वैद्युत संयोजकता का मतलब होता है कि वैसा परमाणु जैसे कि एक जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है, वो उसी को क्या बोला जाता है, वैद्युत संयोजकता। जैसे कि मान लीजिए Na के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, तो इसको वो क्या बोला जाता है, एक बंधन तत्व। और Mg के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है, इसको बोला जाता है द्विबंध तत्व। देखिए तो इसकी संयोजकता 2 होती है और Na की कितना हो गए 1, यानी कि जितना वो त्याग कर सकता है या जितना ग्रहण करता है उसको क्या बोला जाता है, उसकी संयोजकता बोलाता है। आप समझते हैं सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। जो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। देखिए सहसंयोजक में क्या होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ अति मतलब कि पूरा दे नहीं देते हैं। रासायनिक बंधन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह त्याग करते हैं। इसमें होता है क्या है कि बंटवारा करता है, यानी कि साझा करता है दोनों मिला के। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कंपनी खोलना है, 10 रुपया हम लगाए, 10 रुपया आप लगाए, तब एक कंपनी करता है, उसी में इसको क्या बोला जाता है, इसको सहसंयोजक बंधन। इसमें दोनों का भागीदारी बराबर होता है। यह 3 प्रकार के होता है, जैसे एकल सहसंयोजक, द्विसहसंयोजक और अतिरिक्त सहसंयोजक। आप समझते हैं एकल सहसंयोजक बंधन क्या है। जब 2 परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उस परमाणु को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी कि जैसे कि H2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और जो सहसंयोजक बंधन जो होता है वह सिर्फ अधातु में होता है, धातु में नहीं होता है। अगला समझते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे द्विपरमाणु कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन O2 क्या कर रहा है, 2 ये दे रहा है, 2 ये दे रहा है, दोनों वर्ग का साझा करके अपना अष्टक पूरा करता है। किसी भी प्रकार वो अष्टक पूरा कर दे, क्या होना चाहिए, अष्टक का मतलब होता है उसके घर में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। त्रिक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे कि N2 में क्या होता है, 3 ये नाइट्रोजन देता है, 3 ये नाइट्रोजन दिया, इसका संयोजकता कितना हो जाता है, 3। अब समझते हैं आयनिक यौगिक की विशेषता।
आयनिक यौगिक की बहुत सारी विशेषता होती है, जिसमें से ये धन तथा ऋण आवेश युक्त आयन बने होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक में धन और ऋण दोनों आवेश होते हैं। इनके द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। यह द्रव्य अवस्था में विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। यह जल में घुलनशील, परंतु बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कार्बनिक विलायक में अघुलनशील होते हैं। अब समझते हैं आयनिक यौगिक वैद्युत संयोजकता यौगिक के द्रव्यमान क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। आयनिक यौगिक धन आवेश और ऋण आवेश आयनों का बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इन आयनों के कारण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसके आयनिक यौगिक का द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिए, आयनिक जो यौगिक होते हैं वो किससे बना होता है, आयन से, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से। जब दोनों एक दूसरे के समीप अट्रैक्शन आता है तो क्या होता है, एक मजबूत बल होता है, और उसको तोड़ने के लिए आपको क्या होता है, बहुत ताकत लगाना चाहिए। इसलिए इसको क्या है, द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होता है। अगला है सहसंयोजक की विशेषता। सहसंयोजक यौगिक की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं के बने होते हैं, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। अब समझते हैं प्रकृति में धातुओं की उपस्थिति कहाँ है। प्रकृति में धातुओं का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी की परत, समुद्री जल, और प्रकृति में धातुएं प्रायः दो अवस्था में पाई जाती है, एक मुक्त अवस्था, दूसरा संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था, वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये कैसे अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जिसमें कभी जंग नहीं लगता है। संयुक्त अवस्था, वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, जिंक, लोहा, ये सब क्या होता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। खनिज किसे कहते हैं, पृथ्वी के परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। अब समझते हैं अयस्क किसे कहते हैं। जिन खनिज में धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे कम खर्च और आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क के लगभग बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला, ऑक्साइड अयस्क, कॉपर, जिंक, आयरन, टिन, क्या होता है ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी। कार्बोनेट, कैल्शियम, सिल्वर। और फॉस्फेट अयस्क, कैल्शियम। अब अगला आता है आपका धातु कर्म। धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्क से धातु को निष्कर्षण या उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। अयस्क के शुद्ध रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। देखिए, जब हम पृथ्वी के अंदर से कोई भी सामान निकालते हैं तो क्या रहता है, मैला टैला या कुछ लगा रहता है, उसको साफ करके एक नया धातु में परिवर्तन क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अगला क्या है, धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण पद। जैसे कि पहला आता है अधात्री या गैंग। गैंग का मतलब आप सभी जानते हैं। अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि रूप जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी के टुकड़े को गैंग कहते हैं। देखिए, जब मिट्टी में से जब कोई पदार्थ निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, बालू, कंकड़, मिट्टी लगे रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। अगला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्यों को दूर करना क्या होता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण मतलब कि अयस्क में जो भी चीज उपस्थित है, बालू, कंकड़, मिट्टी, उसको दूर करना क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। अगला है निस्तापन। जब अयस्क को उच्च ताप तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर पर क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, नए धातु में बदला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, निष्ठापन। अगला है भर्जन। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में तेजी से गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। देखिए, जब सल्फाइड अयस्क को क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करके उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, इसको क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। अगला है फ्लाक या द्रावक। ग्लाक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क के साथ कोक को मिलाकर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से अयस्क में पाए जाने वाले अगलनीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। देखिए, अब अगला काम क्या करता है, यानी कि जो भी अशुद्धि बच जाता है निस्तापन और भर्जन के बाद, तो उसको क्या किया जाता है, कोक के साथ, कोक का मतलब होता है कोयला, कोयला के साथ मिलाकर उसको अति गर्म किया जाता है, जिससे वो भी जो अगलनशील होता है वो दूर हो जाते हैं। अगला है धातुमल यानी कि स्लैग। द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्य के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे धातु
धातु मल कहते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं अद्रव जिसमें द्रव नहीं पाए जाते, वो एकदम ठोस रहते हैं, उसको क्या बदला जाता है, द्रव में बदला जाता है। अगला है प्रगलन। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रगलन कहती है। यानी कि धातु के जो भी ऑक्साइड है, कोक के साथ उसको गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, धातु में परिवर्तन हो जाता है। अगला है धातु कर्म में उपयुक्त होने वाले विभिन्न चरण। पहला चरण अयस्क का सांद्रण, दूसरा है सिट्रिक सिंद्रिक अयस्क का धातु से ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण और धातुओं का शोधन। पहला समझते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण द्वारा अयस्क में उपस्थित अपद्रव को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। भौतिक भौतिक रासायनिक विधि, भौतिक विधि यानी कि जिसमें अपना बल लगाना पड़े, जैसे हाथ से चुनकर, गुरुत्वाकर्षण, फिर उत्प्लवन, गलनी, पृथक्करण, चुंबकीय विद्युत, ये सब क्या है, भौतिक विधि है, जिससे क्या होता है, उसके अति अयस्क को चुनकर हटाया जाता है। जैसे कि आप यानी कि चावल में से कंकड़ चुनते हैं, उसी प्रकार होगा चुंबक विधि से, जैसे कि बहुत सारे अति चुंबक से क्या होता है, लोहे के अंश को चुना जाता है। अगला समझते हैं सिंद्रिक अयस्क को धातु के ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित किया जाता है। देखिए, कुछ धातु को उनके सिंद्रिक अयस्क को परिवर्तित करने के लिए निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोगी होता है। यह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है। आगे समझते हैं धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की विधि। देखिए, धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की विधि धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। जैसे ऊष्मा का अपकरण, कार्बन द्वारा अपकरण और एल्युमिनियम द्वारा अपकरण, वैद्युत अपघटन द्वारा अपकरण। अब समझते हैं ऊष्मा द्वारा अपकरण। जो धातु है सबसे कम क्रियाशील होती है, तो उनके ऑक्साइड को थोड़े गर्म कर देने से ही धातु में बदल जाते हैं, कम क्रियाशील धातु। कार्बन द्वारा अपकरण, जो धातुएं क्रियाशीलता में मध्य होती है, इस धातु के ऑक्साइड को कोक या कोयला के साथ गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो धातु के ऑक्साइड को धातु में बदल देती है। जैसे कि फेरस ऑक्साइड, +3 कार्बन लिए, इसको बना दिया, अति इसको क्या बना दिया, फेरस ऑक्साइड को फेरस में बदल दिया और CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाता है। अगला समझते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है। कुछ धातु के ऑक्साइड को कार्बन द्वारा अपकृत नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपकरण की क्रिया एल्युमिनियम द्वारा कराई जाती है। इस प्रक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहा जाता है। देखिए, हर एक अपकरण के लिए कभी कार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है, कुछ ऐसे भी धातु है जिसको क्या एल्युमिनियम के साथ करना पड़ता है। अगला समझते हैं वैद्युत अपघटन द्वारा धातु से निष्कर्षण। जो धातुएं क्रियाशील श्रेणी के ऊपरी भाग में है, उन धातुओं का निष्कर्षण धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातुओं से प्राप्त किया जाता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया में कठोर धातु आयनों को इलेक्ट्रॉन में उन्हें धातु में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे कि NaCl। तो क्या हुआ यहाँ पर वैद्युत अपघटन, और द्रवित तो क्या होता है, 2Na धातु में बदल जाते हैं और Cl2 क्या होता है, गैस होता है, तो हमें मिल जाएंगे। वैद्युत अपघटन द्वारा धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटन का अपकरण। और एक छोटा सा धातु क्रम का संक्षिप्त रूपरेखा देखते हैं। देखिए, कोई भी क्रिया होने के लिए 3 चीज मायने रखती हैं। कुछ होता है क्या होता है, अति क्रियाशील धातु, कुछ होता है मंद क्रियाशील धातु, कुछ होता है कम क्रियाशील धातु। हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ बहुत तेज होता है, कुछ थोड़ा तेज होता है और कुछ तेज रहबे नहीं करता है, मंद रहता है। देखते हैं अति क्रियाशील धातु में पहले क्या होता है, ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन होता है और तब होता है शुद्ध रूप में बदल जाता है। मंद क्रियाशील में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क, उसको निस्तापन क्रिया करना पड़ता है, फिर धातु के ऑक्साइड को कार्बन या एल्युमिनियम द्वारा अपकरण किया जाता है, तब उससे अशुद्ध पदार्थ का शोधन करके शुद्ध पदार्थ तैयार किया जाता है। और कम क्रियाशील में क्या होता है, सल्फाइड अयस्क का अशुद्ध धातु के बाद शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। अब समझते हैं जिंक के प्रमुख अयस्क के नाम। देखिए, जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम है जिंक ब्लेड, क्लेनामाइड, जिंकाइट। बस ये सब आपको थोड़े बहुत एग्जाम में पूछ देते हैं, नया नाम उसका अगला नाम। जैसे मरकरी को सिनेबार, पारा, ये सब भी कहते हैं। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क होते हैं बॉक्साइड, एल्युमिनियम, कोड्रम और कायोराइड। अगला है संक्षारण से आप क्या समझते हैं। कुछ धातुओं को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर वायु के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया होने पर उनकी सतह मलिन पड़ जाती है
और धीरे धीरे उन धातुओं का क्षय होने लगता है, इसको संक्षारण बोलते हैं। क्या होता है, बहुत सारे धातु को क्या होता है, खुली हवा में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ मिलकर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी परत मलिन हो जाती है और वो संक्षारण की अर्थी में आ जाता है। जैसे कि आप लोहा को ले लीजिए, लोहा को ऐसे छोड़ देने में क्या होता है, बहुत धीरे धीरे उस पर जंग लग जाता है, नया परत काला काला हो जाता है लोहा, फिर जंग लगते लगते वो एकदम संक्षारित होने पड़ जाती है। अब समझते हैं जंग लगना क्या है। लोहे की वस्तु को आर्द्र वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर उसकी सतह भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं, और इस क्रिया को जंग लगना भी कहते हैं। जंग फेरिक ऑक्साइड एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। जंग लगना ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया दोनों है। जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन जल वाष्प दोनों एक साथ चाहिए। संक्षारण को रोकने के उपाय देखिए, धातु को संक्षारण की सतह पर लेप चढ़ाकर, रंगाई करके, विद्युत लेपन द्वारा, जस्तीकरण, एनोडीकरण, धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, इन सब क्रियाओं द्वारा क्या होता है, लोहे को जंग लगने से हम बचा सकते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक उष्मा अधिक धातुओं, एक धातु और एक धातु का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है, जैसे पित्तल, सोल्डर, डेओलियन। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु को मिला दिया जाए, एक धातु एक धातु को मिलाकर जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनाता है, मिश्र धातु। अगला समझते हैं मिश्र धातु के गुण। मिश्र धातु अपने अवयवी तत्वों से अधिक कठोर होते हैं, परंतु उसकी तन्यता और आघात वर्णनीयता कम होती है। देखिए मिश्र धातु क्या होता है, यानी कि दो धातु या नए धातु से बनकर बन रहा है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन उसकी तन्यता यानी कि उसको लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वो टूट सकता है। यह संक्षारक अवरोधक होते हैं, यानी कि इसमें किसी प्रकार का संक्षारण नहीं होता है। मिश्र धातु विद्युत का चालकता एवं द्रव्यता इसके अवयव से कम होता है, और मिश्र धातु क्या होता है, उसमें बहुत ही कम विद्युत का चालक यानी कि विद्युत पास कर पाता है। अगला है एनोडीकरण क्या है। एल्युमिनियम धातु को खुली में छोड़ देने पर उनकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इस परत को के कारण एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। ऑक्साइड की इस परत को और अधिक मोटा करके संक्षारण से बचाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है एनोडीकरण। अगला है जस्तीकरण। किसी धातु को पिघले हुए जस्ते में डुबा देने पर वस्तु की सतह पर जिंक की एक परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है जस्तीकरण। आप समझते हैं विद्युत लेपन। वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा किसी धातु पर किसी दूसरे धातु की लेप चढ़ाना वैद्युत लेपन कहलाता है। आप क्रोम लेपन समझते हैं। किसी धातु का संक्षारण रोकने के लिए उस धातु की सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम और तांबा आदि जैसे मिश्र धातु की परत चढ़ाना क्रोम लेपन कहलाता है। अब समझते हैं स्टेनलेस इस्पात क्या है। लोहा को निकेल एवं क्रोमियम के साथ मिला देने से जो मिश्र धातु बनती है उसे स्टेनलेस इस्पात कहते हैं। स्टेनलेस इस्पात में जंग नहीं लगता है। अब समझते हैं शुद्ध सोना क्या है। जब सोना 24 कैरेट का होता है तो उसे शुद्ध सोना कहा जाता है। शुद्ध सोना अत्यंत मुलायम होती है, इससे सोने के आभूषण बनाया नहीं जा सकता। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोना का अर्थ है कि इसमें 22 भाग सोना और 2 भाग सिल्वर या तांबा मिलाया जाता है। इसमें 22 कैरेट सोना मजबूत हो जाता है। अब जानते हैं कुछ मिश्र धातु के नाम, जैसे पित्तल। पित्तल किससे मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर, जिसमें 80% कॉपर और 20% रहता है जिंक। इसका उपयोग किया जाता है बर्तन, नाली एवं कारतूस बनाने में, मूर्ति बनाने में, सिक्के के बनाने में और जहाज बनाने में। अगला है ब्रोंज। ब्रोंज में क्या होता है, 90% कॉपर रहता है और सिलिकॉन 10% रहता है। इसका उपयोग मशीन आदि का निर्माण में किया जाता है। अगला है सोल्डर। इसमें सिलिकॉन रहता है 50% और 50% लेड यानी कि शीशा रहता है। इसको किया जाता है तार को जोड़ने में। अगला है डेलुरिनम। इसमें 95% एल्युमिनियम, 3% कॉपर, 5% मैंगनीज और 0.1% मैंगनीज और 0.5% मैंगनीज रहता है। इसका उपयोग जो होता है वायु के पार्ट्स पुर्जे बनाने के सामान में, स्वचालित वाहन के पार्ट्स पुर्जे के सामान बनाने में किया जाता है। अब समझते हैं प्लेटिनम, सोना, चांदी का उपयोग गहनों बनाने में किया जाता है। देखिए प्लेटिनम, सोना, चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। इसका संक्षारण नहीं होता है, इसकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए इन धातुओं का उपयोग किस में किया जाता है, आभूषण बनाने में। अगला समझते हैं वुल्फ्राम क्या है। टीन के अक्ष में पाए जाने वाला अपद्रव्य वुल्फ्राम कहलाता है। अम्लगम किसे कहते हैं, किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण अम्लगम कहलाता है। अब समझते हैं गर्म टंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्या कारण है। इस्पात मिश्र धातु है,
इस अवस्था में ऊष्मा का प्रतिरोध बहुत अधिक करता है, लेकिन तांबा ऊष्मा का प्रतिरोध कम करता है। अगर इस्पात का उपयोग गर्म जल का टैंक बनाने में किया जाए तो वह टैंक बहुत जल्द ही गर्म हो जाएगा। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है। चलिए लास्ट है इस सिलेबस का, सोडियम पोटेशियम लिथियम तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए, सोडियम पोटेशियम और लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह बहुत जल्द ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके जलने लगता है। इसीलिए इन धातुओं को सुरक्षित रखने के लिए तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, केरोसिन तेल के अंदर।